हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है सबके। आई होप कि यार सब लोग अच्छे होंगे। दिस इज योर एनवी सर और आज हम करेंगे रफ्तार रिवीजन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। एक्चुअली मैट्रिसेस हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है एक अलग वीडियो में, तो डेफिनेटली आप वो देख सकते हो। बट इस वाली क्लास में हम फोकस करेंगे डिटर्मिनेंट्स के ऊपर। डिटर्मिनेंट्स का भी मिनिमम 1 से 2 सवाल आता ही आता है। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। क्रैमर्स रूल तो मतलब सुपर इंपॉर्टेंट है, वहां से तो एक क्वेश्चन आप ऑलमोस्ट पक्का ही समझ लो। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करेंगे। एकदम शॉर्ट सेशन रखेंगे, बट हाँ डेफिनेटली इट विल ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यूज टू योर आईआईटी जेईई प्रिपरेशन। ठीक है, तो चालू करेंगे डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले देखो, सारी प्रॉपर्टीज में आपको एक बार मैं सारी प्रॉपर्टीज बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले अगर मान लो आपके पास एक 3x3 का डिटर्मिनेंट है, तो यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज है जो कि सुपर इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी तो यह है कि अगर आप जो भी एलिमेंट्स है, जैसे मान लो कि मैंने रो 1 के, ये क्या है, ये रो 1 के मैंने एलिमेंट्स ले लिए, तो आप किसी भी एक रो के एलिमेंट्स ले सकते हो, उनको मल्टीप्लाई करो कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ। तो अगर आपने कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। ये डेल्टा क्या है? डेल्टा इज नथिंग बट इट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो जब भी आप एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ, तो वहां से आपको जो मिलेगा वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिलेगा। लेकिन अगर आप एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे किसी और कोफैक्टर के साथ, देखो ये कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर नहीं है, यहां पे मैंने एलिमेंट्स तो लिए हैं रो 1 के, लेकिन कोफैक्टर मैंने लिए हैं रो 2 के। तो किसी और रो के कोफैक्टर मान लो आपने ले लिया और फिर आपने मल्टीप्लाई किया, तो उसका वैल्यू हमेशा 0 ही आता है। यहां पे आपको जो वैल्यू मिलेगा वो 0 ही मिलेगा। मतलब कुल मिला जुला के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स है तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आएगा, किसी और के कोफैक्टर्स है और फिर आपने ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया तो वहां पे आपका वैल्यू हमेशा 0 ही आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट्स की। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो या डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज निकालो, दोनों का वैल्यू सेम ही होता है ना। आई, जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, उसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है वो 1 ही होता है, ये मेरे ख्याल से सबको पता है। अगर कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम अगर सेम है, जैसे यहां पे आप देखो एबीसी एबीसी है ना, कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम अगर डिटर्मिनेंट के अंदर सेम है, तो फिर जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आता है वो हमेशा 0 ही आता है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या है? फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपने किसी भी 2 रो को इंटरचेंज कर दिया, जैसे मान लो ये पी क्यू आर और एक्स वाई जेड, तो पी क्यू आर नीचे चला गया और एक्स वाई जेड ऊपर आ गया, तो अगर आपने किसी भी 2 रो को इंटरचेंज कर दिया तो हमेशा एक माइनस साइन आएगा। जब भी आप 2 रो को इंटरचेंज करोगे तो माइनस साइन आएगा। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है कि आप साइक्लिक ऑर्डर में रोटेट कर सकते हो। ये वाला एक एक नीचे शिफ्ट हो गया, देखो एबीसी इधर आ गया है ना, जो पी क्यू आर था वो एक नीचे शिफ्ट हो गया और जो नीचे था वो नीचे जगह तो है नहीं तो वो ऊपर चला गया। तो साइक्लिक ऑर्डर में आप रोटेट कर सकते हो, बिल्कुल अलाउड है, उसमें आपको माइनस भी लगाने की जरूरत नहीं है। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू और इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम ही रहेगा। साइक्लिक ऑर्डर में रोटेट करोगे वैल्यू विल रिमेन द सेम। ठीक है, अगर स्केलर मल्टीप्लीकेशन करना है तो स्केलर को आप किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता है। जब आप मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लाई करते हो तो वो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन यहां पे किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में ही आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, एथ प्रॉपर्टी क्या है? एथ प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टी है। तो यहां पे बेसिकली आपकी जो 2 रो है ना, ये जो पी क्यू आर एल एम एन है, आप ध्यान से देखो, पी क्यू आर एल एम एन इधर भी है, वही सेम इधर भी है और वही सेम इधर भी है। तो जब भी आप स्प्लिटिंग करते हो, स्प्लिटिंग कर सकते हैं बट स्प्लिटिंग 1 एट अ टाइम करते हैं, हमेशा एक एक करके ही करते हैं। तो किसी एक रो को आप स्प्लिट कर सकते हो, बाकी की जो 2 रो है वो सेम ही रहेगी। पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर हर जगह, एल एम एन वो भी हर जगह वही सेम है। ठीक है, तो यहां पे हमने इसको स्प्लिट कर दिया, एक बार एबीसी आ गया और एक बार एक्स वाई जेड आ गया। सिमिलरली मतलब जोड़ने वाली इसका जो रिवर्स है वो भी ट्रू है। अगर आपको जोड़ना है तो भी आपको 2 रो सेम रखनी पड़ेगी और जो तीसरी रो अलग अलग है उनको आप जोड़ दो तो ये आ जाएगा। तो एलएचएस से आरएचएस भी जा सकते हैं, आरएचएस से आप एलएचएस भी जा सकते हो, दोनों तरफ ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा, 9th और 10th प्रॉपर्टी तो सुपर इंपॉर्टेंट है ना। 9th प्रॉपर्टी क्या है? छोटी सी प्रॉपर्टी, लेकिन इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस जेई के अंदर, जेई मेन, जेई एडवांस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये बहुत जगह आपको काम आ जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और अगर कोई भी स्केलर है, स्केलर को बाहर निकालोगे तो k की पावर n आएगा। यहाँ पे n क्या है? n इज द ऑर्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स, जो भी उसका ऑर्डर है, 2x2, 3x3, 4x4।
तो जो भी उसका ऑर्डर है वो अपने को यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं 11th प्रॉपर्टी, या ये प्रॉपर्टी नहीं, एक तरह से डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या कहता है कि अगर कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ जाए तो उसको हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ये डेफिनेशन हो गया कि डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर 0 है तो उसको क्या बुलाएंगे, उसको बुलाएंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। और इसके अलावा आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे मेरा जो बेसिकली मेरी तरफ से एक एनवी टिप है ना, मेरी तरफ से क्या एक एनवी टिप, जब भी आप रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करोगे ना, तो सबसे पहले तो आपको अपने दिमाग में डिसाइड करना पड़ेगा कि रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आप उस पर्टिकुलर रो को पूरी तरह से बदल के रख दोगे, पूरा चेंज हो जाएगा, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना है। दोनों मिक्स नहीं कर सकते, अलाउड ही नहीं है, ठीक है। या तो आप रो ट्रांसफॉर्मेशन करो या आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करो। अब मान लो कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप अपने दिमाग में डिसाइड कर लो कि भाई करना क्या चाहते हो, ठीक है ना। वो 3 इडियट्स का डायलॉग था ना, अरे भाई करना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, ठीक है। तो वही वाला आप अपने दिमाग में डिसाइड कर लो पहले कि करना क्या चाहते हो आप, ठीक है। मान लो कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, और उसमें भी मैंने डिसाइड कर दिया कि जो रो 2 है उसको मैं ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूं। तो अगर आप रो 2 को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो आप रो 2 को रिप्लेस कर दो। अब किससे रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है। तो अगर मान लो आपको R2 को रिप्लेस करना है तो पहली बात तो यहाँ पे आपको R2 ही लेना पड़ेगा, और आगे आप कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो R3 और R1 का, जो भी 2 बच गए उसका, ठीक है। तो कौन बच गया, एक R3 बच गया और एक R1 बच गया। यहाँ पे आप किसी भी एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो M मान लो, और यहाँ पे भी एक स्केलर ले लिया K, है ना, प्लस या माइनस कुछ भी आप ले सकते हो, प्लस लो माइनस लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यहाँ पे जो R2 है ना, अगर आपको R2 को रिप्लेस करना है तो इधर R2 ही आना चाहिए, उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। इसका अगर आपने कोई कोएफिशिएंट लगा दिया ना तो फिर मामला बिगड़ गया, फिर है ना, फिर मामला बिगड़ जाएगा, फिर जो आपका वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है वो चेंज हो जाएगा। बट यहां पे आप कोई भी रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से करोगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सेम ही रहता है, इट विल नॉट चेंज, ठीक है। अब कोई भी, जैसे मान लो कि आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो अगर C3 को रिप्लेस करना है तो इधर C3 आना चाहिए, आगे आप कुछ भी लिख दो C1 और C2 के टर्म्स में। मान लो इधर मैंने -2 ले लिया, इधर मैंने +5 ले लिया, तो ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इवन लेट से मान लो मुझे C3 को रिप्लेस करना है तो मैंने C3 + C2 + C1 कर दिया, ये भी चलेगा। मतलब जो भी रिप्लेस करना है ना वो सेम इधर होना चाहिए, इधर C3 इधर भी C3, इधर R2 इधर भी R2। बाकी आगे वाली जो कहानी है वहां पे आप कुछ भी ले सकते हो, M का वैल्यू एनी रियल नंबर, K का वैल्यू इवन 0 भी ले सकते हो, यू कैन टेक 0 ऑल्सो, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं। तो ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म वाली प्रॉपर्टी हो गई। अब कुछ स्पेशल डिटर्मिनेंट्स है जो कि जेई में बार बार पूछे जाते हैं, तो रिकमेंडेड है मेरी तरफ से कि यार इनकी वैल्यूज आपको डायरेक्टली याद होगी तो एग्जाम में टाइम बचेगा। स्पेशली थर्ड वाला जो है वो तो सुपर इंपॉर्टेंट है, तो वो तो याद करना ही करना है। जेई में बहुत बार इनफैक्ट ये आ भी चुका है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से ही याद करो। अगर आपके पास देखो ये तो सेम ही है, 111 XYZ, इधर भी 111 XYZ, इधर स्क्वायर है इधर क्यूब है, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंस स्क्वायर है ना, तो आप ऐसे याद कर लो कि यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स एक ज्यादा आता है, इधर स्क्वायर है तो 3 टर्म आएंगे, अगर क्यूब है तो 4 टर्म आएंगे, और ये 3 टर्म सेम है, x - y, y - z, z - x, वो सेम ही है इधर भी, बस एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा x + y + z वाला, ठीक है। तो ये दोनों आप एक साथ याद कर सकते हो। और यहाँ पे बेसिकली क्या है, ABC BCA CAB, अगर इस तरह का फॉर्मेट है तो इसको आप ओपन करके निकाल के देख भी सकते हो, बट एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता ना कि बार बार ओपन करो, और ये पैटर्न बहुत फिक्स है, मतलब साइक्लिक ऑर्डर में रोटेट कर रखा है, ABC है फिर BC है फिर CAB है। तो इसका वैल्यू क्या आता है, इसका वैल्यू हमेशा आपका आएगा -(a³ + b³ + c³ - 3abc। और इसकी एक आइडेंटिटी भी होती है, तो आइडेंटिटी भी आप लगा सकते हो आगे चल के, तो उसके ऊपर भी काफी बेहतरीन क्वेश्चन बन जाते हैं। सिंस ये एक आइडेंटिटी भी है तो वहां से भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, वैल्यू आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, इट विल बी यूजफुल इन एग्जाम। और आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जहां से मतलब जेई में पक्का क्वेश्चन आते ही आते हैं, श्योर शॉट आप इसको बोल सकते हो। क्रैमर्स रूल के क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। कोई भी पेपर अधूरा है इसके बिना, है ना, तो अधूरा अधूरा सा लगता है,
पेपर को भी ठीक है। तो क्रैमर्स रूल में देखो क्या होता है, मान लो आपके पास 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है। सबसे पहली चीज जो आपको मेक श्योर करनी है, जो बहुत सारे बच्चे मतलब माइनर मिस्टेक कर देते हैं, वो यही है कि आपके जो कांस्टेंट टर्म है ना वो इक्वल टू के राइट साइड होना चाहिए। पहली बात तो ये स्टेप नंबर 1 आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आपको 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल गिवन है, कल को मान लो ऐसी इक्वेशन दे देंगे आपको, ये बहुत चालाक होते हैं जेई वाले, क्या करेंगे, ऐसी इक्वेशन दे देंगे 3y + 4z और +7 = 0। अब आप क्या करते हो, आप इसी को d1 ले लेते हो, तो कांस्टेंट टर्म क्या +7 है, जो कांस्टेंट है उसको +7 लेना ही नहीं है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, जो कांस्टेंट टर्म्स होने चाहिए इट मस्ट बी ऑन द राइट साइड ऑफ इक्वल टू साइन, इक्वल टू के राइट साइड आपको लेके जाने हैं। तो अगर इस फॉर्मेट में इक्वेशन गिवन है नहीं चलेगा, पहले उसको राइट साइड लेके जाओ, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 हमेशा यही होता है। ये स्टेप नंबर 1 करने के बाद फिर आप डी लिखो, d1 लिखो, है ना। डी तो खैर आपका सही आएगा अगर राइट है या लेफ्ट है, क्योंकि यहाँ पे तो d1 d2 d3 है, ये तो है ही नहीं कांस्टेंट टर्म, लेकिन ये गलत आएगा, इनकी वैल्यूज में फिर आपका मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। तो वो गलती से मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इसको उधर भेजोगे और आपको -7 लेना है यहाँ पे फिर, ठीक है, -7 आएगा। सिमिलरली सारी इक्वेशंस में जो कांस्टेंट टर्म होते हैं राइट साइड होने चाहिए, ये गलती बिल्कुल मत करना। तो डी क्या है, डी बेसिकली कोएफिशिएंट्स है। d1 क्या है कि मैंने फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दिया कांस्टेंट टर्म्स के साथ, इधर सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर दिया कांस्टेंट टर्म्स के साथ, और उधर थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर दिया कांस्टेंट के साथ। तो अब यहां से आप निकाल सकते हो x, y और z का वैल्यू। x का वैल्यू होता है d1/d, y का वैल्यू होता है d2/d और z का वैल्यू होता है d3/d, ठीक है। तो यहां तक सबको समझ में आ गया। पहला पॉइंट क्या था कि कांस्टेंट टर्म राइट साइड, फिर ये कोएफिशिएंट्स का एक डिटर्मिनेंट, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करो, सेकंड को रिप्लेस करो, थर्ड को रिप्लेस करो, डिवाइड कर दो, एक्स वाई जेड आ जाएगा। लेकिन ये एक्स वाई जेड निकालने वाले क्वेश्चन आजकल आ नहीं रहे, आजकल थोड़े एडवांस टाइप के सवाल आ रहे हैं, ठीक है। तो सवाल क्या आएंगे, सवाल आएंगे जहां पे डी 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए कि यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा, नो सॉल्यूशन कब आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आएगा। तो इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, ठीक है। तो आप समझ लो, सबसे पहले क्रैमर्स रूल में सबसे पहले 2 केसेस बनेंगे, या तो डी का वैल्यू 0 होगा या डी का वैल्यू 0 नहीं होगा। अगर देखो डी का वैल्यू 0 नहीं है, यहां पे डिनोमिनेटर में डी है, अगर डिनोमिनेटर में डी है और डी का वैल्यू 0 नहीं है, डिनोमिनेटर नॉन जीरो है, तो मुझे लाइफ में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ना। लाइफ में प्रॉब्लम तो तब आएगी ना जब डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आना कब स्टार्ट होता है, जब डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, तब वहां से सारी प्रॉब्लम चालू होती है। तो जब तक डी नॉन जीरो है तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी, जेड की वैल्यू आ जाएगी, यूनिक सॉल्यूशन आपका आ गया। तो अगर डी नॉन जीरो है कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, आपका यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर डी का वैल्यू 0 हो गया, हाँ यहां पे मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर डी 0 हो गया तो अब आपको चेक करना पड़ेगा d1 d2 d3। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो अब आप न्यूमरेटर चेक करोगे ना, d1 d2 d3 को चेक करो। अब मान लो कि d1 d2 d3 में से एटलीस्ट वन ऑफ देम नॉन जीरो आ गया। अगर एटलीस्ट वन ऑफ d1 d2 d3 कोई एक भी अगर नॉन जीरो आ गया ना, तो आप आंसर क्या दोगे, आंसर होगा नो सॉल्यूशन। बट अगर मान लो कि एक भी मतलब सारे जीरो आ गए, d1 भी 0 है, d2 भी 0 है, d3 भी, सारे जीरो आ गए, है ना। डी तो आपने पहले ही निकाला था, वो भी 0 है और ये भी 0, मतलब चारों के चारों 0 आ गए। अगर चारों के चारों 0 आ गए तो उस केस में आपका आंसर आएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बस इसमें एक चीज आप चेक कर लेना कि कहीं प्लेन पैरेलल तो नहीं है। तीनों के तीनों बेसिकली क्या है, प्लेन की इक्वेशन ही तो है। ये जो तीनों आपको दिख रहा है, ये दिस इज नथिंग बट ये प्लेन की इक्वेशन है। ये तीनों प्लेन कहीं पैरेलल तो नहीं है। पैरेलल कैसे पता चलेगा, अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, अगर ये रेशियो सेम हो गया तो पहले दो जो p1 p2 है, दो प्लेन है, वो पैरेलल होंगे। तो आप चेक कर लो कि कहीं प्लेन पैरेलल तो नहीं है। हालांकि जेईई मेन में जो भी क्वेश्चन आते हो उसमें जनरली मतलब 99.99% पैरेलल होता ही नहीं है। तो आप सिंपल ऐसे समझ लो कि अगर सबका वैल्यू 0 आ गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और अगर एक भी नॉन जीरो आ गया तो नो सॉल्यूशन। बट एडवांस में कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं जहां पे प्लेन क्या आपके पैरेलल निकल आते हैं। तो अगर प्लेन पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन ही आपको बोलना पड़ेगा, चाहे भले ही सबका वैल्यू 0। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। डी अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो यूनिक सॉल्यूशन। डी अगर इक्वल टू 0 है तो फिर आपको d1 d2 d3 निकालना पड़ेगा।
आपने D1 D2 D3 निकाला, अगर कोई एक भी नॉन जीरो आ गया तुरंत आप बोल देना नो सॉल्यूशन। लेकिन आपने D1 D2 D3 निकाला, उन सबका वैल्यू भी जीरो आ गया, तो यहां पे आपको चेक कर लेना है कि कहीं प्लेन पैरेलल तो नहीं है। अगर प्लेन पैरेलल है तो आप बोलोगे नो सॉल्यूशन, अगर प्लेन पैरेलल नहीं है तो आप बोल दो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यही है क्रैमर्स रूल। आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं सो दैट आपको एकदम जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाए। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी D1 D2 D3 सब निकाल के रखा है, सो दैट आपको खाली जो लॉजिकल वाला पार्ट है वही करके आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बताओ कि यार यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा। इस क्वेश्चन में आप सब कुछ बता दो। यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा, नो सॉल्यूशन कब आएगा, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आएगा। सबका आंसर एक एक करके फटाफट बताओ। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है D नॉट इक्वल टू जीरो। इसकी कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशन होती है D नॉट इक्वल टू जीरो। तो D नॉट इक्वल टू जीरो मतलब K नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, K नॉट इक्वल टू प्लस माइनस टू। तो अगर आप K का वैल्यू लोगे प्लस माइनस टू के अलावा कुछ भी ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, -3 कुछ भी ले लो, प्लस माइनस टू मत लो बस, तो आपका यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आता है, पहले ये बताओ। इनफाइनाइट सॉल्यूशन तब आएगा जब सबका वैल्यू जीरो है, D का वैल्यू भी जीरो, D1 भी जीरो, D2 भी जीरो, D3 भी जीरो। तो K की ऐसी कौन सी वैल्यू है, यहां से देख लो आप, है ना। K का वैल्यू अगर मैंने -2 ले लिया, K का वैल्यू -2 ले लो, ये जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा। मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन का आंसर आपका आएगा K इक्वल टू -2। अगर मैंने -2 ले लिया, -2 अगर मैंने K का वैल्यू ले लिया तो ये सारे जीरो हो जाएंगे, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन में ये होता है कि D1 D2 D3 में से कोई एक, मिनिमम एक जना नॉन जीरो होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा K इक्वल टू 2। अगर आपने K का वैल्यू 2 ले लिया, देखो अगर K का वैल्यू 2 ले लिया तो D तो जीरो आएगा, D जीरो आएगा, लेकिन D1 D2 D3 क्या आएंगे, वो नॉन जीरो आएंगे ना। आपने K का वैल्यू 2 लिया है तो ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो। अगर कोई एक भी नॉन जीरो आ गया तो भी हम नो सॉल्यूशन ही बोलते हैं। बट D जीरो होना चाहिए। देखो D इसमें भी जीरो होना चाहिए, D इसमें भी जीरो होना चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन में बस D नॉन जीरो होता है। ठीक है, तो ये तीनों के आंसर्स आ गए। तो बहुत सिंपल सवाल, इस क्वेश्चन में जो पूछा था और जो नहीं पूछा था वो सब कुछ ही हमने बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन से आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट चमक गया। अच्छा, इसमें कुछ टर्म्स भी होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, होमोजीनियस इक्वेशंस, ट्रिवियल सॉल्यूशंस, ये सब क्या होता है। तो कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब यूनिक सॉल्यूशन में भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में भी सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर ही रहा है ना, तभी तो हम बोल रहे हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। तो यूनिक सॉल्यूशन भी कंसिस्टेंट होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन जिसमें आता है उसको भी हम कंसिस्टेंट ही बोलते हैं। इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसका उल्टा, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो आपको बेसिकली ना क्वेश्चन ऐसा आएगा, आपको 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल दे देंगे, फिर बोलेंगे कि ये तो इनकंसिस्टेंट है। इसका मतलब आप समझ जाना कि नो सॉल्यूशन बोल रहा है इनडायरेक्टली, है बस ये बड़े बड़े शब्द यूज करने की इसको आदत हो गई है। ठीक है, फिर होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब कांस्टेंट टर्म जीरो होंगे। ये जो डी छोटा डी है ना, D1 D2 D3, ये अगर कांस्टेंट टर्म जीरो, इधर 0 0 0 आ गया, अगर ये 0 0 0 आ गया तो इसको हम बोलेंगे होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, होमोजीनियस मतलब कांस्टेंट टर्म्स आर जीरो। और ट्रिवियल सॉल्यूशन का क्या मतलब है, मान लो कि आपने x, y और z का वैल्यू निकाला। x क्या होता है D1/D, y होता है D2/D और z होता है D3/D, और सारे के सारे वेरिएबल का वैल्यू जीरो आ गया, x भी जीरो आ गया, y भी जीरो आ गया, z भी जीरो आ गया, तो उसको हम बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। इफ ऑल वेरिएबल्स आर जीरो, सारे के सारे वेरिएबल आपके जीरो आ जाए तो उसको बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, नॉन ट्रिवियल मतलब नॉन जीरो, ट्रिवियल मतलब जीरो। तो बस आप ऐसे याद कर सकते हो। अब हम बात करेंगे होमोजीनियस इक्वेशन की। देखो, अगर होमोजीनियस इक्वेशन की बात करें तो कांस्टेंट टर्म जीरो होते हैं। अब सिंस कांस्टेंट टर्म जीरो होते हैं तो D1 D2 D3 का वैल्यू जीरो ही आएगा, क्योंकि एक पूरा कॉलम जीरो हो जाएगा उसमें। तो सब कुछ डिपेंड करेगा D पे, ये जो कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट होगा ना D, सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा। तो दो ही केसेस होंगे, या तो D का वैल्यू जीरो होगा या D का वैल्यू नॉन जीरो होगा, है ना, क्योंकि D1 D2 D3 तो क्या है, वो जीरो ही है। D1 D2 D3 तो होमोजीनियस के केस में जीरो ही होते हैं। तो सब कुछ डिपेंड करेगा D पे। तो अगर मान लो D का वैल्यू जीरो आ गया
तो उस केस में आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे उस केस में, क्योंकि अगर ये भी जीरो है ये भी जीरो तो क्या आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा ना। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब आप इसको कंसिस्टेंट भी बोल सकते हो, यस, क्योंकि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर आप इसको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो भी सॉल्यूशंस आएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। तो जरूरी थोड़ी कि सबका वैल्यू 0 0 0 आए, अलग अलग बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे। तो नॉन ट्रिवियल भी बोल सकते हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, कंसिस्टेंट भी बोल सकते हो, ये सब अलग अलग नाम है बस, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो d का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ गया, अगर d नॉट इक्वल टू 0 है तो आप खुद ही सोचो ना, x का वैल्यू क्या होता है, x का वैल्यू होता है d1/d। अब ये जो ऊपर वाला d1 है वो 0 है, तो x का वैल्यू 0 आएगा ना। सिमिलरली y का वैल्यू भी 0 आएगा, z का वैल्यू भी 0 आएगा, मतलब यहां पे आपको मिलेंगे ट्रिवियल सॉल्यूशन, या आप उसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन आएगा, x का वैल्यू भी 0, y का वैल्यू भी 0 और z का वैल्यू भी 0, तो जो सॉल्यूशन आएगा वो ये आएगा 0 0 0, ठीक है। तो आप ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, पासिंग थ्रू ओरिजिन भी बोल सकते हो, ओरिजिन से पास करेगा ना, ये उसका सॉल्यूशन है। तो ये जो तीनों प्लेन है वो ओरिजिन से पास कर रहे हैं, तो वैसे भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सब अलग अलग लैंग्वेज है, बट इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से बनता है। आपको क्या करेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन दे देंगे और बोलेंगे कि इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। ये वाला वर्ड जो है बहुत पॉपुलर है जेई में, ठीक है, जेई मेन में स्पेशली। होमोजीनियस इक्वेशन दे देंगे, आपको बोलेंगे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, बस आप डी 0 कर देना, है ना। आप डी 0 कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। होमोजीनियस इक्वेशन दी होगी, है ना, यही होगा क्वेश्चन। आप मतलब मार्क माय वर्ड्स, ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन दे देंगे और आपको बोलेंगे कि आपको डी 0 करना है, बस जो भी सवाल हो डी 0 करोगे आपका आंसर पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक विच इज केले हैमिल्टन थ्योरम। रिसेंट ईयर्स में इसके भी काफी सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो केले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है, अगर आपके पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये वैलिड है, कोई भी एक मैट्रिक्स आपने, दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स आपने ले लिया, ठीक है। तो अब ये केले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है, केले हैमिल्टन में बस आपको क्या करना होता है, a माइनस लैम्डा i, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको 0 करना होता है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट्स में से, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसमें से आप लैम्डा माइनस करो और बाकी सब सेम टू सेम, इसका डिटर्मिनेंट 0 कर दो। क्या करना है आपको, जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसमें से लैम्डा माइनस करो और डिटर्मिनेंट 0 कर दो। तो जैसे ही आप डिटर्मिनेंट 0 करोगे तो क्या आएगा, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, है ना, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो और -6 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको ओपन करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस 4 -6, तो ये -2 आ जाएगा, ये आ गया। तो ये जो आ गया ना, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये जो आपका लैम्डा में आ गया, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब ये केले हैमिल्टन भाई साहब ने क्या बोला, इन भाई साहब ने बोला कि जो मैट्रिक्स होगा ना, दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स है, वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो मैट्रिक्स है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हमेशा सेटिस्फाई करेगा। मतलब लैम्डा की जगह आप a पुट कर सकते हो, लैम्डा की जगह a डाल दो आप, तो ये a स्क्वायर -5a, और यहां पे जो भी कांस्टेंट टर्म होता है ना उसके आगे आपको i लगाना पड़ेगा, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो ये हमने केले हैमिल्टन थ्योरम यूज कर लिया। केले हैमिल्टन थ्योरम यही कहता है कि जो भी दुनिया का मैट्रिक्स, कोई भी ले लो आप मैट्रिक्स, है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, डायगोनल में से माइनस लैम्डा करके डिटर्मिनेंट 0 कर दो, आ जाएगी, ठीक है। अगर 2 क्रॉस 2 का है तो क्वाड्रेटिक आएगी, सिमिलरली 3 क्रॉस 3 का है तो क्यूबिक आ जाएगी, 4 क्रॉस 4 का है तो डिग्री 4 वाली आ जाएगी। तो जो भी मैट्रिक्स है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा। ये केले हैमिल्टन भाई साहब ने बोला, हमने ऐसा नहीं बोला है, ठीक है। तो ये आ गया आपका। अब इसमें क्वेश्चन ऐसा आएगा कि ए इनवर्स आपको इस फॉर्मेट में दे देंगे, फिर बोलेंगे कि अल्फा प्लस बीटा निकालो। तो ए इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग दिस केले हैमिल्टन थ्योरम। तो ए इनवर्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आप पूरी इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब ये यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा ए इंटू ए इनवर्स। अब आपको पता है कि ए इंटू ए इनवर्स के ये ऐसा हो जाएगा ना, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए और इंटू ए इनवर्स। अब ये तो आई होता है, a इंटू ए इनवर्स तो आई होता है ना, तो खाली बचेगा a। यहां पे क्या आ जाएगा, -5 a इंटू ए इनवर्स, तो फिर से i आ जाएगा, और यहां पे i इंटू ए इनवर्स, तो वो आ जाएगा a इनवर्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स।
तो बस यहां से आप निकाल सकते हो ना, a माइनस 5i इक्वल टू ये 2a इनवर्स, और अब ये जो 2 है उसको नीचे भेज देना यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ गया, देखो अब इसको कंपेयर कर लो, अल्फा a प्लस बीटा i इक्वल टू a इनवर्स। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, अल्फा का वैल्यू बेसिकली आपका 1/2 होगा, कंपेयर कर लो, देखो यही तो लिखा हुआ है, और बीटा का वैल्यू होगा -5/2। आपको निकालना क्या है, तो ये 1/2 है, और जो बीटा का वैल्यू है वो कितना है, वो -5/2 है। तो बस आपका जो आंसर आ जाएगा वो -2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। केले हैमिल्टन थ्योरम बस इतना ही कहता है कि जो मैट्रिक्स होगा वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में सेटिस्फाई जरूर करेगा, ठीक है। तो इसी के साथ मेरे ख्याल से हमने ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट, यहाँ पे मैंने स्टॉप वॉच भी चला रखा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 25 मिनट्स में हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, यस। तो डेफिनेटली अब यहाँ से आपके कम से कम मतलब 4 नंबर तो आप पक्के ही समझ लो, यस। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली लाइक कर देना, कमेंट करके बताओ और कौन सा चैप्टर आप चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जेई में एकदम मचा देना।